और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। अब आगे हम शुरू करते हैं अपने एसएचएम का अगला सेक्शन। और हमारा अगला सेक्शन है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम करेंगे। तो आज से हम क्या करते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम शुरू करते हैं। अब देखो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में क्या होगा कि देखो इसमें सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, एक तो हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम करेंगे, एक सिंपल पेंडुलम करेंगे, एक लोडेड स्प्रिंग एक ही बात है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, एक सिंपल पेंडुलम मैंने आपको बताया, एक ऑस्किलेशन ऑफ लिक्विड इन यू ट्यूब, एक हम करेंगे कि एक हमने टनल अर्थ के डायमीटर के अलोंग हमने एक टनल बनाया इमेजिनरी और एक बॉल को ड्रॉप कर दिया तो उसका ऑस्किलेशन, और एक हम फ्लोटिंग सिलेंडर का ऑस्किलेशन करेंगे। तो ये सारी चीजें हम इसमें करेंगे एसएचएम के जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे उन सब में। और इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि इन सभी का जो ऑस्किलेशन है वो एसएचएम में है। और एसएचएम में दिखाने के लिए आपको पता है कि कोई भी मोशन एसएचएम में कब होता है, जब उस पर फोर्स जो लगता है वो इस फॉर्म में आता है, इस तरीके से। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अगर इस फॉर्म में आता है तो इसका मतलब वो एसएचएम में होता है। तो सबसे पहले हम ये शो करेंगे कि इन सभी चीजों का जो मैंने आपको भी नाम बताए, इन सभी का ऑस्किलेशन एसएचएम में है यदि उसका फोर्स हम यानी उसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है अगर हम उसको इस फॉर्म में ले आते हैं तो इसका मतलब उनका जो ऑस्किलेशन है वो एसएचएम में है। तो यहां पर देखो क्या होता है कि ये चीज सब में कॉमन होगी, क्योंकि एसएचएम तभी होता है कि जब उस पर रिस्टोरिंग फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स इस फॉर्म में होगा। और आपको पता है कि F इज ऑल्सो इक्वल टू एम ए, पता है ना, F इक्वल टू एम ए। तो इसका मतलब m इंटू ए इक्वल टू क्या होगा, माइनस के एक्स। तो a जो आ जाएगा ये होगा माइनस के बाई एम इंटू एक्स। और मैंने आपको बताया था कि k बाई एम को हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा स्क्वायर से। तो इसका मतलब जो ओमेगा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा k बाई एम, और ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाई एम, और ओमेगा होता है हमारा 2 पाई बाई टी। तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ k बाई एम। और जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई k। और मैंने आपको बताया था m को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया फैक्टर कहते हैं, और k को कहते हैं हम एसएचएम फैक्टर, या कभी कभी इसको हम या नॉर्मली हम इसको स्प्रिंग फैक्टर भी कह देते हैं। तो स्प्रिंग फैक्टर बोल दो या इसको क्या बोल दो, स्प्रिंग का मतलब वही जिसमें रिस्टेरिंग फोर्स लगता है। भाई जितने भी ऑस्किलेशन है उसको आप स्प्रिंग की तरह ही इमेजिन करो ना, क्योंकि स्प्रिंग को जब आप स्ट्रेच करते हो तो मीन की तरफ आएगा, है ना। नेचुरल लेंथ की जो शेप है उसको गेन करने की कोशिश करेगा, कंप्रेस करोगे तब भी वही करेगा। तो सभी चीज में ऐसे ही होता है। सिंपल पेंडुलम को भी आप स्प्रिंग की तरह ट्रीट करो, है ना, उसमें भी तो वही होता है कि मीन से डिस्प्लेस करोगे मीन की तरफ आने की कोशिश करेगा, करता है ना। तो इसका मतलब कभी कभी इसको हम या नॉर्मली इसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग फैक्टर भी कहते हैं, लेकिन ये है एसएचएम फैक्टर। और एम क्या है, मास जो कि ऑस्किलेट कर रहा है। तो देखो कोई भी पार्टिकल एसएचएम में वाइब्रेट करेगा जब उसकी इक्वेशन फोर्स की इस फॉर्म में आएगी, और अगर फोर्स की इक्वेशन इस फॉर्म में आई तभी हम ये वाला फार्मूला टाइम पीरियड का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम यूज नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, यहां पर स्प्रिंग के अंदर यही काम करनी है कि एक स्प्रिंग में हम क्या करेंगे, एक लोड हैंग करेंगे या उसको उससे लोड अटैच कर देंगे, लोड को उसको डिस्प्लेस करेंगे और छोड़ देंगे। तो क्या करेगा वो, ऑस्किलेशन स्टार्ट कर देगा। तो हमें यह प्रूव करना है कि उसका जो ऑस्किलेशन है वो एसएचएम में है। और फिर जब हमने ये प्रूव कर दिया देन हम उसमें उसका टाइम पीरियड के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये शो करना है कि ऑस्किलेशन जो होगा वो एसएचएम में होगा। ये आपको चीज ध्यान रखनी है। और कब प्रूव कर पाओगे आप, कब कह दोगे कि एसएचएम में है, जब उसका फोर्स इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी इस पर जो फोर्स लग रहा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स जो उसको मीन की तरफ ला रहा होगा, तो ये वाला ये जो फोर्स है फिर इस फॉर्म में आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि इसका ऑस्किलेशन एसएचएम में है। अब देखो जितने भी हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के न्यूमेरिकल्स करेंगे या हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे या हम उसके डेरिवेशंस करेंगे, उन सभी में कुछ खास बातें आपको ध्यान रखनी है। और वो खास बातें क्या है, देखो जैसे मान लिया मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज कोई एक रिजिड सपोर्ट लिया तो हर एक स्प्रिंग एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड होगा। दूसरी चीज ये मैंने बना दिया स्प्रिंग, ये वर्टिकली हैंग कर रहा हूं उसको मैं, जरूरी नहीं है कि वर्टिकली हो, हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है, इंक्लाइंड प्लेन पे भी हो सकता है,
और यहां पर मैंने एक अटैच कर दिया लोड, इसको बोलते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। अब इस स्प्रिंग सिंपलेस्ट केस है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। किसी भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में स्प्रिंग होगा, ब्लॉक होगा, रिजिड सपोर्ट होगा। अब स्प्रिंग एक से ज्यादा हो सकता है, अब ये ऑस्किलेशन वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, इंक्लाइंड प्लेन पे हो सकता है, पर ये अलग अलग सिस्टम में डिफरेंस होगा, लेकिन ये चीज तो सब में कॉमन होगी ना, ये चीज ध्यान रखना है आपको। अब जब इसके आप जितने भी डेरिवेशन करोगे तो आप ये एज्यूम करके चलोगे कि इस पूरे के पूरे सिस्टम में अगर किसी का मास है तो वो मास इस ब्लॉक का है, बस। यानी कि स्प्रिंग, पहली चीज आप क्या कंसीडर करोगे कि स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग इज मासलेस, मासलेस होगा, ठीक। ये पहली चीज ध्यान रखनी है आपको। दूसरी चीज देखो, आप क्या करोगे जब इसमें आप लोड अटैच करोगे या इस पर आप फोर्स लगाओगे, किसी भी तरीके से फोर्स लगाया, जैसे मैंने लोड अटैच कर दिया तो फोर्स लगाया, तो क्या होगा, ये इसमें एक्सटेंशन होगा, है ना। या इसको मैं अगर लोड को इसको ऐसे उल्टा कर दूं कि रिजिड सपोर्ट नीचे कर दूं और ऑब्जेक्ट ऊपर रख दूं तो उसको कंप्रेस करेगा, तो कंप्रेशन होगा। तो चाहे एक्सटेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, इसके अंदर क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा, जो उसको उसकी नेचुरल शेप में लाने की कोशिश करेगा। ये पता है आपको। तो उसको जब वो नेचुरल शेप में लाने की कोशिश करेगा तो वहां पर हो गया दो फोर्स। एक तो वो फोर्स जो उसको कंप्रेस कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, है ना। दूसरा हो गया इसके अंदर इंटरनल फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स है। अब उसके बाद क्या है कि जब उस पर हमने इसको, जैसे यहां एग्जांपल बता रहा हूं, लोड को हमने हैंग किया, हैंग करके मान लो ये यहां पर इतना डिस्प्लेस होकर यहां पर आकर रुक गया। भाई क्यों रुक गया, क्योंकि इस कंडीशन में आकर के जैसे ही स्प्रिंग को स्ट्रेच करते गए रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ता गया। भाई रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ता गया, एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स विल बी मोर एंड मोर एंड मोर। अब वेट तो कांस्टेंट है ना, तो एक ऐसा स्ट्रेच जरूर होगा जिस कंडीशन में आकर के जितना स्ट्रेच करके जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इक्वल हो जाएगा किसके, वेट के। रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि F इक्वल हो जाएगा mg के, या हम ये भी कह सकते हैं कि F प्लस mg इक्वल हो जाएगा 0, ऐसा हो जाएगा। तो इस कंडीशन यानी नेट फोर्स जो है इस पूरे सिस्टम पे क्या, 0, पूरा ओवरऑल देखोगे तो नेट फोर्स क्या है, 0। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो नेट फोर्स होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे वो क्या होगा, दैट विल बी 0, यानी वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे आ गया, यानी कि पूरा सिस्टम रेस्ट पे है इस टाइम। यानी कि इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स दोनों क्या है, इक्वल है। द सिस्टम विल नॉट ऑस्किलेट, ठीक। अब क्या करोगे देखो, मान लो इसको, तो सबसे दूसरी चीज क्या है, पहला क्या बताया कि आपको स्प्रिंग को वेटलेस लेना है, वेट एक ही चीज का लेना है, ऑब्जेक्ट का वेट लेना है। अब उसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन को ढूंढो, और इक्विलिब्रियम कंडीशन ढूंढने का एक ही तरीका, एक ही चीज है कि नेट फोर्स विल बी 0। और उस केस में रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स जो कि यहां का वेट है दोनों इक्वल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑस्किलेट नहीं करेगा, तो नेट फोर्स विल बी 0, यानी दोनों के इक्वल हो गया। उसके बाद यानी ये कंडीशन हमने ढूंढ ली, उसके बाद हमने क्या किया, सपोज करो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन थी यहां पर आकर के, ऑब्जेक्ट ऑस्किलेट नहीं कर रहा था ब्लॉक। अब इसको थोड़ा सा और मान लो हमने खींचा, स्ट्रेच किया, तो और ज्यादा जब स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स विल बी मोर, एक्स बढ़ेगा ना, तो एक्स जब बढ़ेगा तो एफ इंक्रीज करता जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज करता जाएगा, लेकिन वेट तो उतना ही है। तो अब इस पर क्या होगा कि जो फोर्स इसको नेचुरल शेप में इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश कर रहा है वो फोर्स हो गया ज्यादा, है ना, और अप्लाइड फोर्स हो गया कम। और जब हम उसको खींचकर रिलीज कर देंगे तो क्या होगा, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स विल बी मोर और एक्सटर्नल फोर्स विल बी लेस, और लगा के छोड़ दिया तो क्या होगा, अब इस पर कुछ नेट फोर्स आएगा। वो नेट फोर्स अब 0 नहीं होगा, वो नेट फोर्स होगा कितना, कि पहले फोर्स कितना था, मान लो F1, अब फोर्स कितना हो गया, मान लो F2, तो दोनों का जो डिफरेंस हुआ यही क्या है, इसका नेट फोर्स है, दिस इज नेट फोर्स। तो दूसरा चीज तुम्हें ये पता करना है कि जब उसको मीन पोजीशन से हमने स्ट्रेच किया
तो कितना एक्स्ट्रा फोर्स, देखो एक्स्ट्रा वर्ड यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इक्विलिब्रियम के बाद फर्दर उसको कंप्रेस किया या स्ट्रेच किया तो उस पर एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगा। वही एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, जब उसको आप रिलीज करोगे तो ऑस्किलेट करना शुरू कर देगा। तो दूसरी चीज आपको क्या पता करना है, पहली चीज, दूसरी चीज इक्विलिब्रियम कंडीशन पता करनी है। तीसरी चीज आपको क्या निकालना है, फाइंड एक्स्ट्रा फोर्स। और यही एक्स्ट्रा फोर्स क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्किलेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्किलेशन। यही जो एक्स्ट्रा फोर्स है, यही एक्स्ट्रा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है ऑस्किलेशन के। और अगर ये एक्स्ट्रा फोर्स इस फॉर्म में आ गया, इसका मतलब ऑस्किलेशन एसएचएम में है। क्लियर है? अगर एक्स्ट्रा फोर्स इस फॉर्म में आ गया तो ऑस्किलेशन एसएचएम में है। और एक्स्ट्रा फोर्स कैसे निकालोगे कि बाद में जो फोर्स लगा रिस्टोरिंग फोर्स और पहले जो रिस्टोरिंग फोर्स था इक्विलिब्रियम कंडीशन में, दोनों का डिफरेंस कर दो, दैट इज एक्स्ट्रा फोर्स। ठीक। अब एक चीज, अब इसके आप जब उसको प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तो आप देखोगे कि जब आप डिफरेंस करोगे, एक्स्ट्रा फोर्स जब निकालोगे ना, तो इक्विलिब्रियम वाली जो फोर्स होगी पहले वाली, वो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि उसका इफेक्ट जीरो है, ऑस्किलेट थोड़ी कर रहा है सिस्टम, तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा। अब सब में ऐसे देखोगे कि इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन की जो फोर्स थी वो हो गई कैंसिल, तो बचा सिर्फ क्या, वही फोर्स जो ज्यादा रहा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसएचएम। और अगर वो के माइनस के एफ की फॉर्म में आ गया तो उसका मतलब वो एसएचएम में है। समझ में आ गया? तो अभी हम क्या करते हैं, ये अच्छा एक्स्ट्रा फोर्स पता करो और उसको फिर इस फॉर्म में ले आओ। तो ये तीन चीजें आपको बात ध्यान में रखनी है। अभी मैं आपको क्या करता हूं, एक कंसेप्ट बता रहा हूं कि मान लो हमने एक स्प्रिंग लिया, उसमें ब्लॉक कनेक्ट किया और स्ट्रेच कर दिया, रिलीज कर दिया, तो वो ऑस्किलेशन शुरू करेगा। जब वो ऑस्किलेशन शुरू करेगा तो उसका टाइम पीरियड का फार्मूला ये जो है, ये हम निकालेंगे इसको। तो देखो कैसे करेंगे इस चीज को। देखो सपोज करो मान लो ये हमने एक रिजिड सपोर्ट लिया, मान लो हमने ये एक रिजिड सपोर्ट लिया लूंगा तब ना जब लाइन सीधी बनेगी। चलो जी सीधी बन गई। ठीक। अब क्या करते हैं, हमने यहां से स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया और यहां कनेक्ट कर दिया एक ब्लॉक, और ये इस पर ऑब्जेक्ट है। अब इस टाइम मान लो ये ऑस्किलेट नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो टोटल लेंथ ले लेते हैं x1 मान लो। लेट दिस इज अ कंडीशन ऑफ, अच्छा इसमें सरफेस ध्यान रखना, सरफेस जो है ये फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शन भी हो सकता है सरफेस से, फ्रिक्शन, लेकिन हम जो सिंपलेस्ट केस ले रहे हैं अभी, क्योंकि हमने स्टार्ट करी और यही आपके सिलेबस में है कि सरफेस आपको क्या लेना है, फ्रिक्शनलेस सरफेस लेना है। तो इस पर सिर्फ दो ही फोर्स होगा, अप्लाइड फोर्स और जो हम जिसकी वजह से ऑस्किलेट करेगा ये, और दूसरा रिस्टोरिंग फोर्स। और ये रिस्टोरिंग, ये जो फ्रिक्शन से फोर्स होगा वो यहां पर नहीं है क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ये हमने क्या किया, ब्लॉक कनेक्ट किया, मान लेते हैं ब्लॉक का मास है m और ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। और उस टाइम इसकी जो लेंथ है वो स्प्रिंग की लेंथ वो x1 है। x1 का मतलब हो गया कि जो उसकी मीन, ये x1 ऐसे मान लो आप कि जो उसकी नेचुरल शेप थी जब स्प्रिंग ये ब्लॉक कनेक्टेड नहीं था, तो जो उसकी नेचुरल शेप थी उससे ज्यादा कितना स्ट्रेच हुआ है ये आफ्टर कनेक्टिंग दिस ब्लॉक, तो वो लेंथ x है। तो उसको मैं सपोज करो इतना ना दिखा करके मान लो ये ले लेता हूं कि ये इसकी नेचुरल शेप थी ऐसे, और ये इतनी लेंथ इसकी इंक्रीज कर गई जब इसमें हमने ब्लॉक कनेक्ट किया और छोड़ दिया, तो इतना इसका लेंथ इसका इंक्रीज हुआ। ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना है इस पर देखो जी, रिस्टोरिंग एट इक्विलिब्रियम, पहले लिखो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे रिस्टोरिंग फोर्स कितना है, रिस्टोरिंग फोर्स विल बी F1 इक्वल टू माइनस के x1। x1 क्या है,
जो उसकी नेचुरल लेंथ थी उससे उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हुई जब इसको हमने ब्लॉक कनेक्ट किया, दैट इज x1। आप क्या करते हैं, मान लो इस स्प्रिंग इस ऑब्जेक्ट को फर्दर स्ट्रेच करके यहां तक ले आते हैं ब्लॉक को, ये ले आए यहां की जगह, मान लो यहां पर दिया इस ब्लॉक को, यहां से ये यहां ले आए, यहां से इसको यहां ले आए, यहां ले आए, तो ये जो इसकी फर्दर लेंथ इंक्रीज हुई है मान लो x2 ही, ठीक। अब क्या होगा, सपोज नाउ सपोज स्प्रिंग फर्दर स्ट्रेस्ड बाय लेंथ x2, अब बताओ अब उस पर कितना रिस्टोरिंग फोर्स लगा, कितना लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स नाउ विल बी F2, दैट इज विल बी इक्वल टू, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, दैट विल बी माइनस k x1 प्लस x2, दिस इज द नेट रिस्टोरिंग फोर्स, नेट मतलब टोटल रिस्टोरिंग फोर्स व्हेन इट इज फर्दर स्ट्रेच्ड बाय लेंथ x2। अब एक चीज देखो कि जब ये इस कंडीशन से, देखो ये है इक्विलिब्रियम की, ऑस्किलेट नहीं कर रहा, ये है बाद में जब स्ट्रेच कर दिया तो दिस फोर्स विल बी मोर देन F1, माइनस साइन भूल जाओ क्योंकि माइनस साइन का मतलब ऐसे नेगेटिव मीन की तरफ है, तो मैग्नीट्यूड F2 F1 का ज्यादा होगा, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, देखो वही बात आ गई, एक्स्ट्रा, सब जगह हम यही वर्ड यूज करेंगे, एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा, एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स, let F that will be F2 minus F1, this force will be responsible for oscillation। अब इसको खींच के छोड़ दोगे तो ये ऑस्किलेट करना स्टार्ट कर देगा अबाउट दिस पोजीशन, दिस इज द मीन, इस पोजीशन के अबाउट में वो ऑस्किलेट करना स्टार्ट कर देगा, समझ में आया, किस फोर्स की वजह से, ये है एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स, जिसकी ड्यू टू दिस फोर्स दिस ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स ऑस्किलेशन, दिखाना है कि ऑस्किलेशन एसएचएम में है तो दिखा देते हैं, तो इसको आप पॉज करके नोट कर लिया करो। अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं और आपने नोट कर लिया होगा, तो पॉज करो और नोट करो, पॉज करो और नोट करो, ये ध्यान रखना जरूर, ये बार बार बोलता हूं मैं। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखो तो F विल बी के x1 प्लस x2 माइनस के, माइनस माइनस प्लस कर दो, चलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस में ना जो था अभी, चलो पूरा लिखते हैं, चलो पूरा लिखते हैं, तो माइनस माइनस के x1, ये अब इसमें से k कॉमन ले लो तो ये जो माइनस x1 माइनस x2 प्लस x1 प्लस x1, ठीक, तो कितना हुआ फिर ये देखो, ये हो गया हमारा x1 से x1 कैंसिल, माइनस के x2, ये आ गया नेट, ये आ गया हमारा नेट, क्या नेट रिस्टोरिंग फोर्स आ गया, एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स आ गया, एंड ड्यू टू दिस रिस्टोरिंग फोर्स ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स ऑस्किलेशन इन एसएचएम। अब इसमें चाहो तो x2 की जगह आप x लिख दो तो यहां पर कोई kx आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये देखना है कि आपकी मीन से इसको आपने कितना स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया, जो भी किया है, तो मीन से, मीन पोजीशन से x2 या x जो भी लेंथ ले लो तो x की फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से एक्स्ट्रा रिस्टोर, और ये फोर्स देखो क्या दिखा रहा है, एसएचएम को दिखा रहा है, तो एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स जिसकी वजह से वो ऑस्किलेट कर रहा है या करेगा, वो एसएचएम की इक्वेशन है, रिस्टोरिंग फोर्स इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो इसका मतलब क्या है, ऑस्किलेशन उसका एसएचएम में होगा। नाउ द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम विल बी 2 पाई अंडर रूट m बाय k, समझ में आया। तो इस तरीके से हमने दिखाया कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, इसको मीन से डिस्प्लेस करेंगे तो इट विल स्टार्ट ऑस्किलेशन इन एसएचएम, ठीक। अभी यही चीज मैं आपको, सपोज करो एक वर्टिकल स्प्रिंग लेता हूं, यानी वर्टिकली हैंग कर रहा हूं उसको, देखो कैसे, और उसमें भी हम यही चीज शो करेंगे,
लगभग सेम चीज है। इक्विलिब्रियम कंडीशन ढूंढो, इक्विलिब्रियम से फर्दर स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करने के बाद रिलीज कर दो, एक्स्ट्रा रिस्टरिंग फोर्स निकालो और उसको एसएचएम में अगर आ गया तो इसका मतलब ऑस्किलेशन एसएचएम में। देखो रिजिड सपोर्ट लिया, स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया, हैंग कर दिया, लोड अटैच कर दिया। चलो अभी लोड अटैच नहीं करते, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। अब उसके बाद हमने क्या किया, ये डायग्राम 1 है मान लो। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने कर दिया लोड अटैच, ये लोड अटैच कर दिया, ये कर दिया। देखो जैसे ही लोड अटैच किया तो दिस स्प्रिंग विल फर्दर स्ट्रेच, लेट द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच इज x1, मान लेते हैं x1 है, इतना स्ट्रेच किया। अब इस केस में देखो क्या क्या होगा, एक तो होगा इसका वेट और एक होगा रिस्टोरिंग फोर्स माइनस kx1 होगा ना। तो इस केस में क्या है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसकी कंडीशन अभी ऑस्किलेट नहीं कर रहा, हैंग कर दिया, स्ट्रेच करके यही रुक जाएगा, ऑस्किलेशन नहीं करेगा। अब क्या किया इसको हमने, ये डायग्राम सेकंड है। अब क्या किया हमने इसको, ये जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है इसमें हमने इस ब्लॉक को फर्दर और स्प्रिंग को फर्दर और एक्सपेंड किया, एक्सटेंशन किया इसमें और रिलीज कर दिया। तो अब कितना किया, मान लो x किया या x2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, x ले लिया हमने मान लो। तो अब देखो क्या होगा, अब इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा F2 दैट विल बी माइनस के x1 प्लस x होगा। लेकिन वेट तो इसका उतना ही है, वेट तो इसका इतना ही है। अब ये फोर्स हो गया ज्यादा, तो इसका मतलब वो मीन की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट फोर्स विल बी मोर, है ना। तो एक्स्ट्रा कितना इस पर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, दिस माइनस दिस, और इसको फिर रिलीज कर देंगे तो इट विल स्टार्ट्स ऑस्किलेशन अबाउट दिस पॉइंट, दिस लाइन, इस लाइन के अबाउट में ऑस्किलेशन शुरू कर देगा। और वही क्या है ऑस्किलेशन, एसएचएम में है। और क्यों ऑस्किलेट करेगा, देखो यहां पर क्या करेंगे पहले, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, बिल्कुल वही वाला कंसेप्ट है जो भी आपको मैंने बताया था। इक्विलिब्रियम कंडीशन ढूंढो, यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या है कि F1 प्लस mg इक्वल्स टू 0। तो F1 इक्वल्स टू mg, याद रखना F1 इक्वल्स टू mg, और F1 क्या है माइनस kx1, यहां लिख दिया मैंने, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखना इस चीज को। अब क्या करते हैं, नाउ सपोज द स्प्रिंग इज फर्दर स्ट्रेस्ड, नाउ सपोज स्प्रिंग फर्दर stressed by length x. Now the restoring force will be, now the restoring force will be F2 that will be minus kx1 plus x। ठीक, तो जब ये सिचुएशन यहां से यहां पर आई तो एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगा, देखो यहां लिखता हूं मैं, नोट कर लिया करो। तो एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स विल बी, एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा इस पर, लेट एफ, एंड दैट विल बी फाइनल रिस्टोरिंग फोर्स माइनस इनिशियल रिस्टोरिंग फोर्स। तो यही जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो ज्यादा लग रहा है, दैट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्किलेशन ऑफ द ब्लॉक, वही उसका क्या करेगा, ऑस्किलेट कराएगा ऊपर नीचे। तो F2 हो गया यहां पर देखो माइनस kx1 और माइनस के, सॉरी यहां पर आपका हो जाएगा F2 की जगह माइनस kx प्लस x1 माइनस और माइनस kx1, दिस इज द वैल्यू ऑफ F1। क्या गया, अब क्या करोगे उसमें, जब एक्सपैंड करोगे, सॉल्व करोगे तो दिल भी माइनस kx, ये देगा kx1 विल कैंसिल आउट। तो ये जो एक्स्ट्रा देखो ये आ गया एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स रिस्टोरिंग फोर्स, और इसकी इक्वेशन किस फॉर्म में आई है, इक्वेशन हमेशा में लिख लो आप, माइनस kx, देखो ये इस फॉर्म में आ गया एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम।
तो जब इसको आप रिलीज एक्सपैंड इक्विलिब्रियम से खींचोगे और रिलीज कितना खींच लो x डिस्टेंस, तो ऑस्किलेशन विल स्टार्ट ड्यू टू दिस फोर्स। तो ये हमारा SHM हो गया। देन वी कैन यूज दिस रिलेशन, द टाइम पीरियड विल बी m/k। तो ये वही है, वैसा ही है जैसे इससे पहले बताया था। सेम चीज है, स्प्रिंग को चाहे हॉरिजॉन्टली कर दो या वर्टिकली हैंग कर दो, द टाइम पीरियड विल बी सेम m/k, वेयर m इज द मास ऑफ द लोड attached and k is the spring constant, k is the spring constant। तो हॉरिजॉन्टल हो अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है या वर्टिकली हैंग कर रहा हो तो टाइम पीरियड विल बी सेम। तो ये आ गया आपका। अब इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट सीखते हैं और उसको हम कहेंगे ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग। भाई मान लो कोई सिस्टम है, क्या ये जरूरी है कि वो सिस्टम में एक ही स्प्रिंग हो, एक से ज्यादा स्प्रिंग नहीं हो सकता क्या? तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हमें सबसे पहले जैसे मान लो दो ही, अच्छा एक और चीज पता है आपको कि जो कॉम्बिनेशन होता है या तो सीरीज होगा या पैरेलल होगा या मिक्स होगा, तो बेसिक कॉम्बिनेशन तो दो ही हुआ ना, या तो सीरीज या पैरेलल। तो हमें करना क्या है, हमें ये शो करना है कि मान लो हमने दो स्प्रिंग लिए और उन दोनों स्प्रिंग को हमने या तो सीरीज में कनेक्ट किया या पैरेलल में कनेक्ट किया। सिंपलेस्ट केस बता रहा हूं, और पैरेलल में किया या सीरीज में किया, इसको हमने कनेक्ट। देन वी आर आवर मोटो इज टू फाइंड द इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट। क्योंकि जब दो स्प्रिंग आपस में कनेक्ट कर दोगे और सिस्टम जब ऑस्किलेट करेगा, ब्लॉक जब ऑस्किलेट करेगा, तो दोनों का इफेक्ट होगा उसमें, दोनों स्प्रिंग का होगा। तो उसमें हम केवल मान लो एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है, दूसरे का K2 है, तो फिर हम K1 K2 थोड़ी लिखेंगे, उसका हम इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट निकालेंगे और उसको यूज करेंगे कॉम्बिनेशन में। तो वही हमारा काम है यहां पर कि ये पता करना कि व्हेन वी कनेक्ट द स्प्रिंग इन सीरीज और पैरेलल, तो क्या करना है आपको, इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट निकालना है। तो पहले मैं बता रहा हूं आपको सीरीज में, फिर बताऊंगा आपको पैरेलल में, और बेसिक कंसेप्ट आपका वही है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखो जब आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, तो सबसे पहले आप ब्लॉक को लो और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम पता है ना क्या होता है, FBD फ्री बॉडी डायग्राम, लॉज ऑफ मोशन में क्या था, वहां पर क्या होता है, सबसे पहले ढूंढो कि ब्लॉक के ऊपर कितनी सारी फोर्सेज हैं, फिर ढूंढो कौन कौन सी फोर्सेज सेम डायरेक्शन में है, कौन सी अपोजिट में है, फिर उनको माइनस कर दो, नेट फोर्स निकाल दो, वही तो नेट फोर्स है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्किलेशन। तो ये सारा का सारा फ्री बॉडी डायग्राम जैसा ही तो है, तो अलग थोड़ी है। बस में एक और चीज आगे, स्प्रिंग और हमने रस्सी की जगह या रस्सी के साथ स्प्रिंग भी कनेक्ट कर दिया है, तो उसके अंदर एक और चीज डेवलप हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स। बाकी मेन कंसेप्ट जो है वो क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम वाला ये सारा। ठीक है, देखो कैसे, जैसे मान लो पहले मैं लिखता हूं आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। मान लो मैंने अभी क्या लिया, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स को सीरीज में कनेक्ट करूंगा। तो ये मैंने ले लिया एक रिजिड सपोर्ट से एक स्प्रिंग ले लिया, ये एक स्प्रिंग ले लिया, ये बीच में पॉइंट मान लिया ए, यहां कनेक्ट कर दिया मैंने ब्लॉक, और ये हो गया सरफेस। अब ऐसे की बजाय वर्टिकली भी हैंग हो सकता है, तो दो ही चीज है, इक्वली इस टाइम में मान लो इक्विलिब्रियम में है। तो ये इसमें हमने दो स्प्रिंग्स लिए, दोनों को हमने कनेक्ट किया। अब जो ये मैं आपको ये सारा कहानी दिखा रहा हूं, ड्रामा दिखा रहा हूं, ये सारा का सारा ड्रामा इक्विलिब्रियम के बाद का है, ध्यान रखना ये चीज। यानी इस टाइम ये इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम से इसको हमने क्या किया, स्प्रिंग को मान लो ब्लॉक को यहां से ले गए यहां से ले गए यहां ले गए ब्लॉक को, ठीक। तो इसमें टोटल एक्सटेंशन हुआ x। अब टोटल एक्सटेंशन हुआ x, तो वो एक्सटेंशन जो हुआ होगा वो दोनों स्प्रिंग में हुआ होगा। मान लेते हैं स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है K1, इसका फोर्स कांस्टेंट है K2। अब ये जो दोनों में मिलाकर के एक्सटेंट खींचा, तो दोनों स्प्रिंग खींचा ना, तो दोनों स्प्रिंग खींचा, तो क्या दोनों में अमाउंट ऑफ स्ट्रेच सेम होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर दोनों का रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट अलग अलग है, तो रिस्टोरिंग फोर्स दोनों का अलग अलग होगा।
तो इसका रिस्टोरिंग फोर्स अलग, इसका रिस्टोरिंग फोर्स अलग। ठीक, अभी हम ऐसा मान के चलते हैं, और इसमें अमाउंट ऑफ स्ट्रेच अलग है, इसमें अमाउंट ऑफ स्ट्रेच अलग है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स अलग अलग है। ठीक, तो इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, मान लो डेवलप हुआ F1, इसमें डेवलप हुआ मान लो F2। ठीक, और दूसरी बात मैंने बताई, जब इसको हमने स्ट्रेच किया बाय लेंथ x, तो इसमें अमाउंट ऑफ, इसको बाद में लिखते हैं, पहले इसमें जो स्ट्रेच हुआ मान लो इस लेंथ, इस स्प्रिंग की जो लेंथ इंक्रीज हुई वो x1 हुई, और इसकी जो लेंथ इंक्रीज हुई वो, चलो इसको x1 लिखते हैं और इसको x2 करते हैं, और इसकी जो लेंथ इंक्रीज हुई मान लो x1 हो गई। ये ध्यान रखना, स्प्रिंग की लेंथ नहीं है ये अमाउंट ऑफ स्ट्रेच है, यानी इसका कितना, यानी टोटल एक्सटेंशन अगर हमने इसमें x किया तो इसमें हुआ x1, इसमें हुआ x2, लेकिन ये तो कंफर्म होगा ना कि x1 प्लस x2 x होगा, तो ये तो हमारी एक इक्वेशन बन गई। ठीक, एक इक्वेशन ये बन गई। अब आ जाओ इस ब्लॉक की बात करते हैं। अब इसमें देखो, इस ब्लॉक के ऊपर ध्यान रखना, ये पोजीशन थी, ये क्या थी, मीन, ये पोजीशन मीन की थी। उसके बाद हमने इसको मीन पोजीशन डिस्प्लेस किया और रिलीज कर दिया, स्टार्ट ऑस्किलेशन, ये ऑस्किलेशन शुरू कर देगा। तो यही हमें दिखाना है कि इस दोनों स्प्रिंग का इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट क्या होगा, ड्यू टू विच इट स्टार्ट्स ऑस्किलेशन, और वो एसएचएम में है कि नहीं है। तो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट यहां पर हमें निकालना है। अब एक चीज देखो, यहां पर ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर ये जो ऑस्किलेशन कर रहा है ये ब्लॉक, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसी फोर्स की वजह से ऑस्किलेट कर रहा है ना। मुझे बताओ इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है इसके ऊपर भाई? इसका रिस्टोरिंग फोर्स है मान लो F1 इक्वल टू माइनस के x1, इस पर रिस्टोरिंग फोर्स है मान लो F2 इक्वल टू माइनस के x2। ये जो ऑस्किलेट कर रहा है वो कौन से फोर्स की वजह से कर रहा है? इस पर जो फोर्स लग रहा है वो दोनों का फोर्स है क्या? इसका भी फोर्स लग रहा है, इसका भी फोर्स लग रहा है, ऐसा है क्या? तो एक बार कोई कहेगा तो हाँ भाई ये है, ये चीज है, और ये इसको पकड़ के दोनों पकड़ के क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो दोनों का फोर्स लग रहा है, ऐसा है क्या? दोनों पकड़ के खींच रहे हैं इसको। अब एक चीज मुझे बताओ, मैं यहां खड़ा हूं, एक लड़का पीछे खड़ा है और एक लड़का उसके पीछे खड़ा है, ठीक? अब उसने उसको धक्का दिया या पकड़ के खींचा, उसने मेरी शर्ट पकड़ रखी है, उसने मुझे खींची, मुझे किसने खींची? मेरे से पिछले वाले ने खींचा मुझे, कि मुझे मेरे से पिछले वाले ने खींचा? भाई मैं यहां खड़ा हूं, मेरे पीछे एक और खड़ा है, उसके पीछे एक और खड़ा है, सब ने एक दूसरे की टी शर्ट पकड़ रखी है, पकड़ के खींच रहे हैं। मुझे कौन खींच रहा है? मेरे से जो पीछे वाला है वो खींच रहा है ना, उसको कौन खींच रहा है? उसके पीछे वाला खींच रहा है ना। इस ब्लॉक को कौन खींच रहा है? ये खींच रहा है ना, ये थोड़ी खींच रहा है, ये थोड़ी यहां पर उछल के यहां पर आ गया है, ये थोड़ी उछल के आ गया है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये ब्लॉक ऑस्किलेट करेगा, वो फोर्स है ये जो स्प्रिंग लगा रहा है इसके ऊपर, वो फोर्स क्या है? F1। तो मान लो, यानी कि हम ये कहेंगे द स्प्रिंग, सॉरी ब्लॉक स्टार्ट्स ऑस्किलेशन ड्यू टू द फोर्स ऑन ब्लॉक due to restoring force of spring of force constant K1, जिसका फोर्स कांस्टेंट K1 है, ये K1 है, सॉरी ये K2 है, जिसका फोर्स कांस्टेंट K1 है, वो स्प्रिंग क्योंकि इससे अटैच्ड है वही इसको पीछे खींच रहा है, ये वाला नहीं खींच रहा। बेशक ये इसको खींच रहा है, लेकिन इसको कौन खींच रहा है? इस पर जो फोर्स लगा रहा है वो कौन लगा रहा है? वो ये लगा रहा है, ये नहीं लगा रहा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो रिस्टोरिंग फोर्स, यानी इसके ऊपर जो फोर्स लगा, इसको मैं F1 को मैं F कर देता हूं, ये जाएगा KX1। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक? एक इसमें ये चीज आपको याद रखनी है। अब आ जाओ एक और चीज पे, देखो क्या है कि मान लो ये है, ये हमने एक अरेंजमेंट बनाया। अब ये मैं एक पॉइंट लिया मैंने A, इस पॉइंट पे इधर की तरफ लग रहा है F1, इधर की तरफ लग रहा है F2, लग रहा है ना? और इसका मास क्या है? 0।
न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि दिस माइनस दिस इक्वल टू एम ए, यानी कि F1 माइनस, इसे लिखो पहले, एट ए पॉइंट पे F1 माइनस F2 इक्वल होना चाहिए 0। वैसे इक्वल होना चाहिए किसके, एम ए के इक्वल होना चाहिए, लेकिन एम क्या है इसका 0, तो एम इज 0 तो नेट फोर्स इज 0, तो F1 इक्वल टू किसके, F2 के, यानी कि माइनस के x1 इक्वल टू माइनस के x2 के। क्लियर है? तो x2 हो जाएगा माइनस k2 है, x2 हो जाएगा k1 x1 अपॉन k2, ये x2 की वैल्यू आ गई। देखो x2 इक्वल टू k1 x1 अपॉन k2। अब इसकी वैल्यू मैं यहां डाल दूंगा, देखो यहां डाल दूंगा जी, डाल दू, देखो डाल देता हूं क्या जाएगा, तो x1 प्लस x2 की जगह डाल देते। मैं कर क्या रहा हूं पता है, मैं यहां पर x1 की वैल्यू क्या कर रहा हूं, x की फॉर्म में निकाल रहा हूं, तो x2 को एलिमिनेट कर देता हूं और क्या कर रहा हूं, तो x2 कितना आ जाएगा, देखो x2 हो जाएगा हमारा अच्छा ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x2 हो जाएगा हमारा k1 x1 अपॉन k2, यह आ जाएगा इक्वल टू किसके, x के। इसकी वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी। क्लियर है? अभी मैं क्या करता हूं, ये डायग्राम अपना नोट कर लो पॉज करके, मैं यहां डायग्राम बता रहा हूं, मेरे पास जगह की कमी है तो इसको मैं यहां से इरेज कर रहा हूं, तो ये मैंने इसको यहां से कर दिया। अब मैं इसको करता हूं आगे कंटिन्यू। अच्छा एलसीएम ले लो इसका, तो ये आ जाएगा आपका x1 k2 प्लस k1 x1 अपॉन k2 इक्वल टू x। क्लियर है? कॉमन ले लो x1, मैंने बताया आपको k1 प्लस k2 अपॉन k2। मैं यहां पर क्या करना चाहता हूं, मैं यहां पर x1 की वैल्यू x की फॉर्म में निकालना चाहता हूं, क्योंकि पूरा सिस्टम ऑस्किलेट कर रहा है, खाली x1 x2 थोड़ी कर रहा है, पूरा सिस्टम कर रहा है ना। तो मैं क्या करता हूं, x1 x2 की वैल्यू मैंने बेसिकली x के टर्म्स में निकाल दिया, ऐसे मान लो आप। तो x1 कितना आ गया भाई साहब, k1x अपॉन k1 प्लस k2, ये आ गया x1। अब इस x1 की वैल्यू कहां डाल दो, यहां डाल दो, तो देख लो ये वो फोर्स आ गया जो फोर्स है रिस्पॉन्सिबल ब्लॉक को ऑस्किलेट करने के लिए। तो क्या क्या, एक बार यहां तक दोबारा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, दोनों के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स निकाला, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों का जो स्ट्रेच है वो x1 प्लस x2 x होना चाहिए, टोटल x इज द टोटल लेंथ एक्सटेंडेड। अब क्योंकि बीच में एक मैंने पॉइंट बनाया था a, उसमें एक फोर्स था इस तरफ, एक फोर्स था इस तरफ, और बीच वाले का मास था 0, तो नेट फोर्स वुड बी 0। तो इक्वेट कर दिया हमने, ये इक्वेट कर दिया देखो, और F1 इक्वल टू F2 आ गया, ठीक। उसके बाद हमने F1 की माइनस k1 x1, F2 जगह माइनस k2 x2, x2 की वैल्यू आ गई k1 बाई k2 इंटू x1, इसकी वैल्यू पुट कर दी यहां। मेरा मेन एम क्या है, मेरा मेन एम है कि x1 की वैल्यू निकालो x की टर्म्स में, तो x2 को यहां से मैंने एलिमिनेट कर दिया और ये कर दिया एलिमिनेट, और एलिमिनेट करके ये आ गया। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो x की वैल्यू है x1 की, वो यहां पुट कर देता हूं इस वाले में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो वो फोर्स आ जाएगा एक्स्ट्रा फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जो रिस्पॉन्सिबल है ऑस्किलेशन के लिए। तो इसको सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, इस वाली इक्वेशन को छोड़ रहा हूं, बाकी को हटा रहा हूं। ये अब देखो क्या हुआ, F जो हमारा आया वो है माइनस के, कितना था, k1 था, ये k1 था, सॉरी k1। तो k1 और x1 की वैल्यू क्या है, ध्यान रखो अभी, k2x अपॉन k1 प्लस k2 ये आया था। तो दिस विल बी माइनस ऑफ k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू x। अब देखो एक चीज, ये टोटल एक्सटेंशन था दोनों में मिला करके, क्योंकि पूरा सिस्टम ऑस्किलेट कर रहा था। ये वो फोर्स है एक्स्ट्रा फोर्स जो ब्लॉक के ऑस्किलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब ये जो आया, ये दोनों स्प्रिंग का इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट आया, और इसको मैं यहां डिनोट कर देता हूं KS से, क्योंकि मैंने स्प्रिंग को लगाया है सीरीज में
के एस मतलब इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट ऑन सीरीज, और ये क्या दिखा रहा है, ये एसएचएम को दिखा रहा है। इसका मतलब दोनों के दोनों सिस्टम क्या कर रहे हैं, एसएचएम में ऑस्किलेट कर रहे हैं। ठीक, अब आ जाओ के एस। तो के एस हमने किसकी जगह लिखा, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, याद करो रेसिस्टेंस का ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, ये पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस का फार्मूला था। ऐसा ही अगर मैं रेसिस्टर लगाऊं बोलूं अगर स्प्रिंग की जगह, तो जो रेसिस्टर में पैरेलल का फार्मूला होता है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, वही यहां पर सीरीज का होता है। याद रखने का एक तरीका है, वैसे तो याद कर ही लोगे, कोई इसमें बड़ी बात थोड़ी है ना। तो ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट का। अच्छा, ये 2 स्प्रिंग के लिए हो गया। इसके बाद अगर 3 हो 4 हो, इसको एक्सटेंड करते जाओ भाई। अब यहां से कुछ एक चीज पता लग रही है क्या, कि अगर हम स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो केएस की वैल्यू जो आएगी ना, K1 से भी कम आएगी और Ks की वैल्यू K2 से भी कम आएगी। क्या मतलब है कहने का, मतलब ये है कहने का, जब आप स्प्रिंग्स को सीरीज में कनेक्ट करोगे ना, तो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट जो आएगा, जितने स्प्रिंग्स लगे हुए हैं उनमें सबसे कम इक्विवेलेंट, सबसे कम फोर्स कांस्टेंट जिसका है, टोटल जो आएगा उससे भी कम आएगा। तो नेचुरल सी बात है, जब इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट अगर कम हो गया तो टाइम पीरियड हो जाएगा दिस m बाई के की जगह के एस लिखोगे और के एस यहां से आप निकालोगे ऐसे, तो के एस की वैल्यू K1 से भी कम है K2, यानी कि दोनों स्प्रिंग अगर अलग अलग ऑस्किलेट करते तो एक टाइम उसका टाइम पीरियड आता m बाई K1, दूसरे का आता m बाई K2, सीरीज में लगा दिया तो m अपॉन के एस, और के एस की वैल्यू तो K1 और K2 दोनों से ही कम है होगा, तो इसका मतलब इसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। तो अगर हमें स्प्रिंग कांस्टेंट कम करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट कम, हमारे पास स्प्रिंग है मान लो बहुत सारे, और फोर्स कांस्टेंट ज्यादा है और हमें चाहिए कम, तो क्या करेंगे उसको, तो हम उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे और ऐसा करके स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा कम, टाइम पीरियड ऑस्किलेशन का इंक्रीज कर जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर है, ये हमारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग्स। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो इसको पॉज करके और नोट करना जरूरी है, पॉज करके नोट करना बहुत जरूरी है, तो पॉज करके नोट कर लिया करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। देखो क्या है जी, पैरेलल ग्रुपिंग। जब हम पैरेलल ग्रुपिंग पर आएंगे ऑफ स्प्रिंग, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग, तो क्या होगा, ये लिया हमने एक रिजिड सपोर्ट और एक स्प्रिंग ले लिया ये, एक स्प्रिंग ले लिया ये, और यहां ले लिया ब्लॉक और ये ले लिया सरफेस। अब देखो इसको, ये इसकी बीन पोजीशन है। अब हमने इसको यहां से यहां लिया है और टोटल एक्सटेंशन हो गया x। तो अब जो इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है, वहां तो मुझे सिर्फ मेरे पिछले बार ने पकड़ रखा था, लेकिन अब क्या है, अब दोनों में आपस में साठ गांठ कर लिए, दोनों ही मिलकर मुझे पकड़े और खींचने लगे, दोनों ने पकड़ लिया मुझे और खींचने लगे। तो अब तो मेरे पर दोनों का फोर्स लग रहा है ना, मैं क्या करूंगा, अब तो मुझे खींच लेंगे, वो पहले नहीं खींच पा रहा था। यानी कि अब जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो इसका भी होगा और इसका भी होगा, लेकिन दोनों में अगर हम इसको यहां से यहां ले गए तो दोनों में x सेम होगा, क्योंकि सिस्टम तो एक साथ ऑस्किलेट करेगा ना। अगर ये x1 x2 इसका ज्यादा से कम हो जाएगा, फिर तो ये इस तरीके से करने लगेगा डांस, ऐसे थोड़ी करना है, एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ ऑस्किलेट करेगा। ठीक, तो पैरेलल में क्या होगा, x दोनों का सेम होगा, लेकिन क्योंकि दोनों का फोर्स कांस्टेंट अलग अलग है, the restoring force will be different, और total restoring force which is, देखो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, this is a condition of equilibrium, मीन एक्स्ट्रा रिस्टोरिंग फोर्स जो लगा इसमें क्या हुआ, टोटल एक्स्ट्रा
रिस्टोरिंग फोर्स क्या हुआ, F1 प्लस F2 ये हुआ, और क्या हुआ, और F1 क्या होगा इसमें माइनस K1x और F2 माइनस K2x। तो यहां इस ब्लॉक को दोनों पकड़ के खींच रहे हैं क्योंकि इस पर फोर्स दोनों का रिस्टोरिंग फोर्स है, एक का नहीं है, दोनों का है, तो दोनों का डाल दिया और ये वैल्यू पुट कर दो यहां पर, कहानी खत्म। तो मैं डायरेक्ट ही कॉमन ना ले लूं, बच्चों वाला खेल है यार। तो K1 प्लस K2 और ये x और इसको बोल देता हूं Kp और ये आ गया आपका टोटल फोर्स कांस्टेंट, सॉरी टोटल रिस्टोरिंग फोर्स। तो Kp क्या है यहां पर, Kp है K1 प्लस K2। अगर 3 स्प्रिंग होगा तो क्या हो जाएगा भाई, 3 स्प्रिंग होगा तो K1 प्लस K2 प्लस K3 K4 K5 K6 K अप टू Kn। तो कहने का मतलब यहां पर अब देखो, यहां Kp की जो वैल्यू होगी, Kp की ये ज्यादा होगी K1 से और Kp की वैल्यू ज्यादा होगी K2 से, है ना क्योंकि इनको ऐड करने के बाद आ रहा है। इसका मतलब पैरेलल में जब स्प्रिंग को हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज कर जाता है और टाइम पीरियड अब क्या होगा, द टाइम पीरियड ऑफ द ब्लॉक ऑफ द ऑस्किलेशन विल बी, ऑस्किलेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी m अपॉन K1 प्लस K2, यानी Kp ना कर दो सीधा Kp, और व्हाट इज Kp, Kp इज दिस K1 प्लस K2। तो टाइम पीरियड यहां पर क्या हुआ, टाइम पीरियड यहां पर इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर गया और फोर्स कांस्टेंट, इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट Kp फॉर टोटल इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट इन P फॉर पैरेलल इंक्रीज कर गया। तो टाइम पीरियड, यानी कि अगर हमें ऐसा स्प्रिंग चाहिए, यानी कि हमें जिसका फोर्स कांस्टेंट ज्यादा करना है, हमारे पास स्प्रिंग है इसका फोर्स कांस्टेंट कम है और हमें चाहिए ज्यादा, तो क्या करेंगे, इसको पैरेलल लगा दो। अब कितने पैरेलल लगाओ डिपेंड करेगा ना कितने ज्यादा चाहिए, है ना। तो ये बेसिकली आपका पैरेलल का मामला हो गया, ठीक। अब देखो कई बार क्या होता है, मैं एक और डायग्राम आपको, देखो ये देखना है कि एक चीज मैंने आपको बताया कि अगर स्प्रिंग्स सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो ब्लॉक के ऊपर एक ही स्प्रिंग का फोर्स होगा, क्लियर था ये। अब स्प्रिंग को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ब्लॉक के ऊपर जितने स्प्रिंग है ना सबका फोर्स होगा। ये पहचान होती है सीरीज में है कि पैरेलल में है इसकी। जैसे देखो मैं आपको एक और डायग्राम बना करके दिखाता हूं और मुझे बताओ कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, मुझे बताओ कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, मुझे बताओ भाई। ये देखो एक स्प्रिंग ये, ब्लॉक, दूसरा स्प्रिंग ये और रिजिड सपोर्ट K1 K2। अब बताओ ये पैरेलल में है कि सीरीज में है ना। तो सीरीज की तो पहचान आपने ऐसे याद रखी, एक ही रास्ते पे आ रहे हैं तो सीरीज में है, डिवाइड हो रहा रास्ता, तो पैरेलल में रास्ता तो एक ही है। लेकिन रास्ता एक ही है, लेकिन इस पर देखो ना, जब ब्लॉक को मैं यहां से मीन से मान लो यहां ले आया है ना, तो जितना ये स्ट्रेच हुआ उतना ये कंप्रेस हुआ। इसका फोर्स लगा रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ और इसका रिस्टोरिंग फोर्स लगा इस तरफ, तो दोनों, अच्छा पहली बात तो इस पर दोनों का रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है क्योंकि इससे दोनों स्प्रिंग कनेक्टेड है ना और दोनों का डायरेक्शन है सेम और दोनों का डायरेक्शन है सेम, तो इसका मतलब दे आर इन पैरेलल। तो यहां पर जो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट होगा वो K1 प्लस K2 होगा। समझ में आया। तो इस तरीके से ये लग रहा है एक ही रास्ते पे, लेकिन मैंने क्या बताया कि ब्लॉक देखो और ब्लॉक में फोर्स देखो कितना है, कितने स्प्रिंग है, सबका ब्लॉक फोर्स लग रहा है, तो पैरेलल में हुए ना, क्लियर है। चलो जी आगे एक और चीज देखो, अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं, अब ऐसे से ऐसे कर दिया तो क्या फर्क पड़ गया, इससे कोई फर्क पड़ गया क्या भाई, ऐसे कर दिया तो बात तो एक ही है। तो क्या है, दोनों यहां भी दोनों पैरेलल में, Kp इक्वल्स टू K1 प्लस K2। अगर डिस्प्लेस करोगे थोड़ा सा तो दोनों पे, इस पर भी फोर्स इधर मान लो यहां ले आए तो इस पर भी फोर्स F1 F2 दोनों क्या सेम डायरेक्शन में है और दोनों ही फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। तो इस पर जो टोटल फोर्स था वो F1 प्लस F2 था, इस पर भी जो फोर्स है वो F1 प्लस F2 है। व्हाट F, टोटल फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्किलेशन, एक्स्ट्रा फोर्स। तो दोनों ही केस में ये भी पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना हैगा। रख लिया हैगा।
तो ये हो गया पैरेलल में। अब मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूँ, देखो और सिंपल चीजें बताता हूँ। एक क्वेश्चन है सीरीज पैरेलल से रिलेटेड, डायग्राम से समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा, बड़ा आसान है, खास इसमें है ये बातें। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखो जी, मान लो ये लिया मैंने एक रिजिड सपोर्ट, और ये ले लिया एक स्प्रिंग, ये ले लिया एक स्प्रिंग, ये के बाद ये ले लिया एक स्प्रिंग, ये ले लिया अपने ब्लॉक, और ये रख दिया सरफेस के ऊपर के। अब क्या करेंगे इसमें, देखो क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। ये दोनों किसमें है, इसमें है, ये दोनों किसमें है, इसमें है, ये दोनों है पहले पैरेलल में। तो क्या करोगे, इसका एक बनाओगे एक, अब इस पॉइंट से दोनों ही कनेक्टेड है ना, तो और एक ये हो गया के, और ये कितना आ जाएगा आपका पैरेलल, क्या फॉर्मूला होता है 2k, k1 प्लस k2, ये आ गया आपका, ये सिस्टम ऐसा बन गया। अब किसमें है, सीरीज में है। तो टोटल के कितना आ गया 1/k टोटल इक्वल्स टू 1/2k प्लस 1/, अब ये किसमें सीरीज में ना, क्योंकि इससे एक ही कनेक्टेड है, दूसरा पीछे है। तो कितना हो गया 2k और 3/2k 1/kt, तो kt आ गया 2k/3, ये क्लियर है। तो इस तरीके से अगर कोई ग्रुपिंग लगे तो आप क्या करो, पहले इसको ऐसे कनेक्ट करके और ये इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट निकाल दो, टाइम पीरियड ऑफ द ऑस्किलेशन विल बी 2 पाई अंडर रूट m/k टोटल, k टोटल की वैल्यू डाल दो। जल्दी बत्ती जल गई दिमाग की। चलो आगे एक और क्वेश्चन बताता हूं, देखो एक और डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, और ये देखो पॉज करके नोट कर लिया करो। एक और बताता हूं, देखो सपोज करो मैंने क्या करा, इसको पलटा देता हूं, चलो ये ले लिया एक, ये ले लिया दो, ये ले लिया दो, और ये ले लिया, इसमें क्या होगा भाई, सेम होगा यार, के। अब बताओ क्या होगा, 2k सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, बिल्कुल सेम। 2k 1/k 1/2k 1/k 1/2k 1/k टोटल, k टोटल, तो 2k 3/2k, तो kt आ जाएगा 2k/3, आ गया, बस सेम चीज है, ठीक है। अब 2 3 4 5 जितने भी है पैरेलल सीरीज देखो, और इसमें से नेट इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट निकाल दो, समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया सीरीज पैरेलल का, सीरीज की पहचान, पैरेलल की पहचान, ठीक। अब आगे इसमें देखो एक और क्वेश्चन कराते हैं, और ये क्वेश्चन ये देखो क्या कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन कराते हैं। मान लो एक स्प्रिंग है, ये मैंने एक स्प्रिंग लिया और यहां कनेक्ट कर दिया ब्लॉक, और ये रिजिड सपोर्ट पे रख दिया, और मान लेते हैं इसकी लेंथ है L, इसकी नेचुरल लेंथ है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ, ठीक। अब हमने क्या किया, इसको कट किया n इक्वल पार्ट्स में, कट इन n इक्वल पार्ट्स, इन n इक्वल पार्ट्स, इसको मैंने n इक्वल पार्ट्स में काट दिया, काट करके ऐसे कनेक्ट कर दिया, देखो एक स्प्रिंग, दूसरा स्प्रिंग, तीसरा स्प्रिंग, सो ऑन, nth स्प्रिंग, और ये ब्लॉक कनेक्ट कर दिया। अब बताओ यहां पर टाइम पीरियड कितना होगा, अंडर रूट m/k, बट k इज द फोर्स कांस्टेंट ऑफ दिस स्प्रिंग। अब यहां पर क्या होगा, देखो क्या इन सभी स्प्रिंग का काट के जब इनको लगाया, तो क्या इन सभी स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट सेम होगा, तो आंसर है बिल्कुल नहीं होगा। आंसर है बिल्कुल नहीं होगा। देखो कभी हमेशा ध्यान रखना, कभी भी स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट नहीं होता। अगर मैं कहूं कि स्टील वायर का बना हुआ है और फोर्स कांस्टेंट है इसका 2, तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अगर मैं स्प्रिंग को 2 हिस्सों में काट दूं और कहूं फोर्स कांस्टेंट 2, तो मैं सबसे बड़ा मूर्ख।
स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं होता, वो डिपेंड करता है उसकी लेंथ पे भी। कांस्टेंट क्या होता है पता है? फिर फोर्स कांस्टेंट इनटू लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ये होता है कांस्टेंट। स्प्रिंग की लेंथ और फोर्स कांस्टेंट, इन दोनों चीज का प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट। ध्यान रखना ये एल एक्सटेंशन नहीं है। कई एक्सटेंशन मान लो सब जगह कि हम एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं तो एक्सटेंशन ले लो या कंप्रेशन ले लो मीन से या इक्विलिब्रियम से, ये नहीं है। एल का मतलब उसकी नेचुरल लेंथ, एल का मतलब उसकी नेचुरल लेंथ। तो एल जो है और के इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एल के, है ना। यानी स्प्रिंग को जितने हिस्सों में काटते जाओगे स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक स्प्रिंग लिया, उसका फोर्स कांस्टेंट है के, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो दोनों पार्ट का पता है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो इसका भी 2k, इसका भी 2k। क्यों? क्योंकि लेंथ हो गया l/2। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 1 2 3, तो इसका भी 3k, इसका भी 3k, इसका भी 3k, 3k। तो सो ऑन, अगर nth इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, स्प्रिंग डिवाइडेड इन nth इक्वल पार्ट्स, n इक्वल पार्ट ऐसे देखो, अगर इसको n इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड किया तो एक पार्ट का फोर्स कांस्टेंट कितना आएगा पता है? ये आएगा आपका, एक पार्ट का फोर्स कांस्टेंट आएगा k1 मान लेते हैं, ये हो जाएगा आपका nk। 3 इक्वल पार्ट्स में किया तो 3k, 4 इक्वल पार्ट्स में किया तो 4k, 5 इक्वल पार्ट में 5k, सो ऑन। याद रखना है आपको। अब देखो ये आगे करते हैं, तो यहां तक कंसेप्ट ये चीज बेसिकली ध्यान रखना कि स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं होता, डिपेंड करता है उसकी लेंथ पे। लेंथ जितना काटेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही बढ़ता जाएगा, जैसे यहां बताया मैंने आपको। तो अब ये किसमें है? पैरेलल में है। तो टोटल फोर्स कांस्टेंट कितना आएगा? nk सो ऑन n टाइम्स, तो n टाइम्स ऑफ nk n स्क्वायर k, ये आ जाएगा इस पूरे सिस्टम का फोर्स कांस्टेंट। याद कर लो इस फार्मूले को, समझ लो, समझ के याद कर लो, उसे दिमाग में घुसा दो अच्छे से। n स्क्वायर इंटू के, और ये जो कंसेप्ट बताया ना आपको कि फोर्स कांस्टेंट कैसे चेंज होगा, वो ऐसे चेंज होगा कि जितना पार्ट्स काटोगे उतना ही फोर्स कांस्टेंट उसका इंक्रीज कर जाएगा। तो के पी आ गया। नाउ द टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट m बाई, मास तो वही है ना, m बाई n स्क्वायर इंटू के। द फोर्स कांस्टेंट विल बी, टाइम पीरियड ऑफ द ऑस्किलेशन विल बी लाइक दिस, m अपॉन n स्क्वायर इंटू के। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो एक और क्वेश्चन कराते हैं लास्ट, और फिर करेंगे हम बाकी पार्ट इसका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में। धीरे धीरे अब हम क्या करेंगे, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन की तरफ आएंगे, और उसके बाद देखेंगे जिसको हम मुश्किल समझ रहे थे वो तो मुश्किल था ही नहीं, जिसको हम मुश्किल समझ रहे थे वो तो मुश्किल था ही नहीं, बाद में हमें यही पता लगेगा। अभी तो मुश्किल कह रहा हूं, लेकिन जब करोगे तो पता लगेगा मुश्किल थोड़ी था यार, ये सर तो ऐसे ही कह रहे थे। हाँ, अब आ जाओ, देखो क्या कर रहा हूं मैं। मान लो एक स्प्रिंग लिया और इसको रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट कर दिया, और ये ब्लॉक ले लिया और इसको मैंने एक सरफेस पर रख दिया। अब नाउ सपोज स्प्रिंग कट इन 2 पार्ट्स, मान लो 2 पार्ट्स में कट कर दिया, तो कितने पार्ट्स में कर लो, हमारी मर्जी है, काटना ही तो है, हमारे कौन सा पिताजी कुछ जा रहा है, काट दिया। और इस तरीके से इन 2 पार्ट्स हैविंग रेशियो, लेंथ रेशियो 2:3 कर देता हूं, ये इनका लेंथ का रेशियो, ठीक। एंड आफ्टर दैट एंड कनेक्टेड इन पैरेलल, तो फाइंड इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट, इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट। तो अब हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट निकालना। अब देखो जी, ये स्प्रिंग है, मान लो उसकी लेंथ L है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया भाई, 2:3, 2 पार्ट्स में किया, तो L है तो एक का पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, देखोगे तो
टोटल पार्ट कितना हो गया 2 and 3 5, तो एक पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी 2/5 यानी कि 2 + 3 और L2 कितना हो जाएगा 3/5 इस तरह से। तो ये L1 और L2 L का आ गया, मतलब ये ऐसे बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट स्प्रिंग होगा वो हमारा स्प्रिंग टोटल का इतना पार्ट हो गया और ये इसका टोटल का इतना पार्ट हो गया। अगर उसको हमने 2:3 में डिवाइड किया तो 2 + 3 5, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट पार्टी 2/5 टाइम्स ऑफ L, अनदर पार्टी 3/5 टाइम्स ऑफ L। अब देखो क्या बताया कि जो फोर्स कांस्टेंट होता है K, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो लेंथ अगर इतना टाइम्स डिक्रीज कर रहा है तो फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज कर जाएगा ना। द K1 विल बी 5 times of 5/2 times of K. What is K? K is the force constant of this spring. तो एक बड़े स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K है, तो उसको 2 हिस्सों में काटा तो इसका फोर्स कांस्टेंट कितना होगा इतना। इसका उल्टा कर दो, इनवर्सली है ना। अच्छा K2 कितना होगा, K2 विल बी 5/3 टाइम्स ऑफ K, ये हो जाएगा। अब दोनों को किस में लगा दिए भाई साहब, दोनों को लगा दिए पैरेलल में। क्वेश्चन को नोट कर लो पॉज करके। अब क्या करो, इसको पैरेलल में लगा दो। पैरेलल में, सीरीज में भी लगा सकते हैं, सीरीज में लगा के देखना क्या होगा, ना चेंज। हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा कि काट के दोबारा से जोड़ दिया सीरीज में, दोबारा से वही तो बन गया। इतने बड़े बेवकूफ थोड़ी हम है भाई, लेकिन इतना बड़े नहीं है। हाँ ये हो गया। अब इसका कितना हो जाएगा देखो, फोर्स कांस्टेंट एक का हो गया आपका 3, इतना था उसका, हाँ 5/2 K और इसका था 5/3 K, ये हो गया। तो पैरेलल में, तो पैरेलल में फोर्स कांस्टेंट कितना आ जाएगा टोटल 5/2 K प्लस 5/3 K, ये क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है, बस टोटल फोर्स कांस्टेंट आ जाएगा इक्विवेलेंट। कितना आ जाएगा टोटल, आ जाएगा हमारा देखो एलसीएम आ गया इसका 6 और आ जाएगा ऊपर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा ऊपर 30 K, ये जाएगा ना, देखते हैं 15 K प्लस 10 K, ये आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा। कितना हो जाएगा फिर ये 25K/6, ये KP आ गया, ये आ गया देखो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट। एंड नाउ द टाइम पीरियड विल बी 2π√m/K पैरेलल, ये लिखा, ये K पैरेलल, KP की वैल्यू डाल देना, तो इसका टाइम पीरियड आ गया। समझ में आई बात। इस तरीके से मैंने आपको आज सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग कराया। उससे पहले मैंने बताया कि ऑस्किलेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग इट इज इन एसएचएम, फिर उसके बाद यही कंसेप्ट हमने यूज करके सीरीज और पैरेलल की ग्रुपिंग निकाली, फिर आपके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराए। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे जो थोड़े इससे कॉम्प्लेक्स होंगे और उसको हम ट्राई करने की, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इन द मीनवाइल क्या करना है, क्या करना है, जो पढ़ाया है उसको देखना है, समझ में आया तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, खुद भी सीखना है, दूसरों को भी सीखने का मौका देना है। बाय, टाटा, सी यू।